नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कितना भी प्रयास क्यों ना करें लेकिन वे पढ़ नहीं पाते हैं। इनका दिमाग ही नहीं चलता है, ये कितना भी प्रयास करें। और अपने बचपन से इस समस्या से ये बहुत बुरी तरह से ग्रसित हैं, डिसोरिएंट हो जाते हैं। इनकी, जैसे हमने बोला कि इनका दिमाग काम करना ही बंद कर जाता है, ये ब्लैंक हो जाते हैं। तो इनके सपने बड़े बड़े थे बचपन से, लेकिन जो कुछ ये अपने जीवन के अंदर बनना चाहते थे उसके आसपास भी ये कहीं अपने जीवन के अंदर नहीं पहुंच पाए हैं। और आज भी अगर ये सोचें कि मैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लूँ किसी जॉब के लिए, तो कहते हैं कि भैया मेरा दिमाग चलता ही नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन्होंने बताई, जो कि इसी जो ये बुद्धि के साथ ये जो इनकी समस्या है उससे जुड़ी हुई हैं। उसके बारे में बताएंगे। पहले थोड़ा सा आपको इनका बैकग्राउंड बता देते हैं और इनके बचपन का एक सपना बता देते हैं, जो सपना पूरी तरह से एक प्रकार से टूट गया है, जहाँ जिसके आसपास तो अभी पहुँचने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ हो गया है। और वही दुख है इनके अंदर, तो जिसको लेकर के पीएलआर कराया था, तो फिर वो भी बताएंगे। तो पहले बैकग्राउंड बताते हैं। तो ये जो भाई है दोस्तों, ये लगभग 26-27 साल की आयु के जो हैं युवा हैं और युवक हैं। और एजुकेशन के अंदर इन्होंने बीए किया हुआ है, आर्ट से इन्होंने पढ़ाई करी है। अभी ये बताते हैं कि ये एक प्रयास करते हैं कि इंग्लिश ट्यूशन्स दें कुछ बच्चों को। तो कुछ ऐसा है कि काफ़ी समय से ये एडवर्टाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, और कहते हैं कि अभी इनके पास 1 या 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आना शुरू किया है। इससे पहले ये कभी कोई काम कर नहीं पाए, क्योंकि अभी तक भी ये पढ़ रहे थे या एक प्रकार से पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। स्कूल के अंदर जो कहते हैं कि जब भी इनके मेन एग्ज़ाम्स कोई आते हैं, जैसे 12वीं की परीक्षा हो गई या 10वीं की परीक्षा हो गई या कोई और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आएगा या कोई जीवन में परीक्षा आएगी, तो ये कहते हैं कि मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। और कहते हैं कि मेरे कई बार इम्पॉर्टेंट जो पेपर लिखने होते हैं, कह रहे वो छूट गए हैं, जिसकी वजह से कह रहे हैं मेरी एजुकेशन के अंदर कई सालों का गैप रहा है। शुरू में भी जब इनका एडमिशन कराया गया था, तो एक सर्टेन उम्र होती है जिसमें बच्चों का एडमिशन करा देते हैं। नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में 2-3 साल लेट इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इनका एडमिशन कराया था स्कूल के अंदर, क्योंकि थोड़ा उनको पता था कि बच्चे का दिमाग थोड़ा कम है। अच्छा, तो ये इनके जो पिताजी हैं वो सरकारी नौकरी के अंदर हैं, ऑफिसर हैं। इनके जो भाई हैं वो भी एक बड़े ऑफिसर के पद के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मेरा भाई जो है फाइनल्स कई बार क्लियर कर चुका है, इंटरव्यू तक कई बार पहुंच चुका है। अब फिर इंटरव्यू में रह गया था, वो 2 बार ऐसा हुआ। तो हमने कहा कि भी इंटरव्यू में 2 बार पहुंच गया तो निकाल ही लेगा। तो भाई का मतलब, जब जिस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, मतलब हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट एग्ज़ाम्स ऑफ इंडिया, आईएएस के लिए इनके भाई जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं। और जिन इनके भाई की हम बात कर रहे हैं वो इनसे आयु में कम है, 1 साल इनसे छोटे भाई हैं। तो वो 2 बार जो है आईएएस का जो आपका फाइनल जो इंटरव्यू होता है उस तक पहुंच चुके हैं, 2 बार मेंस क्लियर कर चुके हैं। तो अब आई थिंक लास्ट अटैम्प्ट है इनके भाई का, तो वो निकाल लेंगे। पर इनकी तरफ अगर देखा जाए तो ये कहते हैं भैया, मैं अगर सोच लूँ मेरे जीवन में कि मुझे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कहते हैं भैया एग्ज़ाम की प्रिपरेशन छोड़ो। कह रहे मेरे साथ ऐसा होता है कि जो मैं हूँ ना, कह रहा मेरा मन स्थिर नहीं रहता है, हमेशा अशांत रहता है और मैं हमेशा चीज़ों को भूलता रहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो क्या भूलते रहते हो, हमने इनसे एग्जाम्पल्स पूछे, बताओ क्या भूलते हो। तो कहते हैं भैया, आप छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं कैसे। कह रहे 12वीं का मेरे को दोबारा 12वीं करनी पड़ी। कैसे? कह रहे एग्ज़ाम सेंटर जाना था, तो एग्ज़ाम सेंटर गया मैं,
और एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गया हूँ मैं टाइम से, सब कुछ ये कि हाँ जी मेरे को पेपर लिखना है। कह रहे पेपर लिखूँ किस चीज़ से, बैग लाना भूल गया मैं। कह रहे मेरे पास पेन नहीं, कुछ नहीं, बैग नहीं, एडमिट कार्ड भी नहीं। कह रहे एक बार ऐसे हो गया। कह रहे फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ये तो बहुत गलत हो गया, चल कोई नहीं फिर भी दूसरे पेपर देता हूँ। कह रहे भैया जब कंपार्टमेंट का पेपर देना था ना, मतलब जब री आया था मेरा इस चीज़ का, वो वाले पेपर का, तो कह रहे भैया मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बैग लेकर के गया, लेकिन उसके अंदर अपना एडमिट कार्ड, अपना कार्डबोर्ड, अपना पेन, बाकी सब कुछ ले जाना भूल गया। खाली बैग लेकर के पहुंच गया मैं एग्ज़ाम के सेंटर। और कह रहे ये एक बार नहीं हुआ है, मेरे साथ कई बार हुआ है। तो फिर आपने कहा अच्छा और बताओ। कह रहे बचपन में ऐसा होता था मेरे साथ कि माँ ने मेरे को पैसे दिए और कहा कि जा कर के दुकान से सामान ये ले आ। तो मैं घर से बाहर निकलूँगा और घर से बाहर निकलने के बाद मैं आधे रास्ते पहुंचूंगा और आधे रास्ते में ऐसे भोंदुओं की तरह इधर उधर देखूंगा, ऐसा खो जाऊंगा चीज़ों के अंदर और मैं भूल जाऊंगा कि मैं घर से क्यों बाहर निकला था। माँ ने सामान लेने के लिए बाहर भेजा है, मेरे को याद ही नहीं रहेगा ये। कह रहे उसके बाद घंटों के बाद मैं घर पहुंचूंगा बिना सामान के, तो माँ वेट कर रही होगी, कुछ पकाने के लिए वेट कर रही है, कुछ कर रही है, तो मुझे देखेगी तो पहले तो मेरी धुलाई करेगी कि कहाँ था, चल इतनी देर बाद आया तो इतनी बात देर बाद, अब तो सामान दे जो भेजा था लाने के लिए। कह रहे मेरे को याद ही नहीं। कह रहे अच्छा चलो ठीक है। फिर मेरे को ये हुआ कि माँ थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए और थोड़ा और प्रेशर से, और मैं को भी था कि मैं रिपीट करता रहता था, याद रखता था कि नहीं मेरे को दुकान पे भेजा है। तो कह रही मैं सामान, कह रहे मैं पैसे लेकर के निकला घर से, तो मैं दुकान पे पहुंच जाऊंगा, दुकान तक पहुंच गया, लेकिन फिर भूल जाऊंगा कि मैं क्या लेने के लिए आया था। तो हमने इनको कहा कि प्यारे भाई, भाई अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, आप भाई पर्ची क्यों नहीं डाल करके ले जाते थे अपनी जेब में कि भाई पर्ची में लिख करके ले जाइए आप, अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो कह रहा है भैया परेशानी यही तो है, मैं ले करके जाऊंगा और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि भाई मेरे जेब के अंदर पर्ची पड़ी हुई है। तो कह रहे भैया मेरा ना ये बहुत ही, मैं मतलब बहुत दुख है मुझे इस चीज़ से। अच्छा दूसरा इन्होंने बताया कि ये एक और बहुत चीज़ है जिससे वो परेशान है। कह रहे कि भैया देखो मेरे को क्लियरली दिखाई देता था मेरे जीवन के अंदर कि भैया जो एक रेगुलर किसी इंसान का जीवन होता है ना, कि वो अपना घर चलाता है, शादी करता है, गृहस्थी बसाता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, अपने घर वालों को संभालता है। कहते हैं मैं समझ गया था कि भैया ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने, हमारा जो धर्म है जैसे सनातनी है ये, तो कहते कि मैं जो है भाई, मैं ना वेद हमारे जो हैं उनका अध्ययन करने लगा, उपनिषद में पढ़ने लगा। तो कह रहे मेरा जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बड़ा झुकाव हुआ। और एक संत हैं उनका नाम इन्होंने बताया, स्वामी जी का। उन्होंने कहा कि मेरा मन है कि भी मैं जो है, या मेरा मन था कि भी मैं इनके आश्रम में जा कर के समर्पित हो जाऊंगा, मैं जो है संन्यास ले लेना चाहता था। लेकिन ये कहते हैं कि भैया मैं अपनी फूटी किस्मत के बारे में आपको क्या बताऊं। कह रहे मैं संन्यास तक लेने की स्थिति के अंदर नहीं हूं। तो हमने कहा क्या हो गया, ले लो भाई, उसमें फिर ध्यान लगाना है आपको, तो भाई ध्यान में लीन हो जाना है। तो क्या प्रॉब्लम है। कह रहे भैया प्रॉब्लम ये है कि मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ, मुझे 24 घंटे ये जो मेरा दिमाग अस्थिर रहता है ना, तो ये कहते हैं मेरे को ना गंदे गंदे विचार आते रहते हैं। गंदे गंदे मतलब कह रहे कामुक विकारी वृत्ति के जो विचार हैं वो आते हैं। कह रहे जब आप संन्यास लेते हो तो जो अपोजिट जेंडर होता है, जैसे कन्याएं हैं या महिलाएं हैं, तो कह रहा है उनको या तो माता की दृष्टि से आप देख सकते हैं या बहन की दृष्टि से देख सकते हैं। कह रहे लेकिन मुझसे वो हो ही नहीं पाता। कह रहे मैं अगर किसी पे मेरे अगर नज़र मेरी पड़ गई है तो भाई मेरे को कुछ भी मेरे विचार चलने, कह रहे मेरे तो 24 घंटा गंद चलता है मेरे दिमाग के अंदर। तो हमने पूछा कि भाई जैसे इन सब चीज़ों को थोड़ा देखने की आदत पड़ जाती है आजकल बच्चों को, और वो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं उस चीज़ से, ये चीज़ काफ़ी डिस्ट्रॉय कर देती है उनकी लाइफ की। तो ये कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है भाई। ये कह रहे पता नहीं मुझे कहाँ से चलते हैं ये विचार, मेरे को कहाँ से ये सब कुछ पता लग गया। कह रहे बचपन से चलते हैं, मेरे को समझ नहीं आता है। तो कह रहे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैंने जब ये संन्यास लेने के बारे में सोचा था तो कह रहे मुझे पता नहीं था तब। तो कह रहे फिर मेरे को पता लगा कि भी ब्रह्मचर्य की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या वैल्यू होती है, कैसे होता है। तो तो ये कहते कि मैं क्या करूं।
कह रहे पढ़ मैं नहीं सकता, चीज़ों को याद मैं नहीं रख पाता, है ना। कह रहे मैं संन्यास मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं तो ये कामुक और विकारी वृत्तियों से मैं तो भरा हुआ इंसान हूँ। कह रहे क्यों है मेरे साथ ये सब कुछ, मैं जानना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों को लेकर के दोस्तों ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से अपना ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते थे। एक और छोटी सी बात है जो ऑल्सो जो कि इन्होंने मेंशन एज सच पीएलआर कराने के लिए नहीं की थी, लेकिन उसका भी कुछ थोड़ा बहुत तो को रिलेशन निकल करके आया था। तो अपनी तो इन्होंने बताया था दोस्तों कि बचपन से ही ना, कह रहे इन्होंने पढ़ाई करी है बीए, लेकिन कह रहे कि बचपन से ना मैं बनना तो साइंटिस्ट चाहता था। ये कहते हैं कि भैया मेरे साथ क्या है कि मेरे को ना सन जो है ना, सन जो सूर्य है, सूर्य को देख करके हमेशा फैसिनेशन होता था। कह रहे जब मैं घर से बाहर निकलता था ना, और मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया मैं खो जाता था, डिसोरिएंट हो जाता था, तो क्या होता था, मैं घर से बाहर निकला हूँ तो मैं ना सन की तरफ देखता था ना, तो सन की तरफ देखता था तो मैं देखते देखते खो जाता था। मैं ये देखता रहता था कि कैसे सन की जो एनर्जी है वो धरती पे गिर रही है और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हीट फील हो रही है। कह रहे मैं खो जाता था। कह रहे फिर जब मैं स्कूल गया तो स्कूल के अंदर मैंने जाकर के पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस होता है, कि कैसे रहते हम धरती पर हैं, लेकिन करोड़ों किलोमीटर दूर जो सूर्य है उनकी जब एनर्जी, उनका जब तेज धरती पर पहुंचता है तब यहाँ पर जो जीवन है वो पनपता है। कैसे फोटोसिंथेसिस की मदद से जो प्लांट है वो अपना भोजन बनाते हैं, फिर हम लोग प्लांट्स को खाते हैं, और जो कार्निवरस एनिमल्स हैं वो हर्बीवरस एनिमल्स को खाते हैं। तो कहते भैया मैंने ये जब मैंने पढ़ा ना, कह रहे मैं तो पूरा वो हो गया था। कह रहे ये एक चीज़ है जो मुझसे नहीं भूलती थी कि कैसे सन की एनर्जी से ये जो पूरी पृथ्वी है इस पर जीवन चलता है। कह रहे भैया बहुत फैसिनेट था। और कह रहे छोटा जब मैं था तो कह रहे मैं तब सोचता था कि भैया मेरे को ना, मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जैसे प्रकृति नेचुरली सन की एनर्जी से लाइव है, वैसे ही जो मशीन्स चलती हैं या जो और जो भी आधुनिकीकरण है, इसके अंदर जो दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं उनको मैं रिप्लेस कर दूंगा, सन की एनर्जी से सब कुछ चलाऊंगा। मैं ये सब मैं करके दिखाऊंगा। कह रहे मेरे मन में ये सब चलता। कह रहे मेरे को याद कुछ नहीं रहता है, मैं डिसोरिएंट हो जाता हूँ, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में जैसे फंसी रहती थी कि सौर ऊर्जा को मैं इस्तेमाल करूँगा, और उससे कह रहे मेरे को इतना फैसिनेशन इस चीज़ से, कह रहे आज तक भी है मुझे। तो ये इन्होंने जब अपनी स्टडीज़ का लाइफ बता रहे थे तब इन्होंने बताया था। हालांकि इस चीज़ को लेकर के ऐसा ये कुछ ये नहीं था इनको कि भाई ये जानना चाहते हैं कि फैसिनेशन क्यों है। इनको तो मेन तो अपना जो दुख है कि बुद्धि चलती नहीं है, और ये इतने ज़्यादा ये विकारी वृत्ति के मेरे को विचार क्यों आते हैं, इतना मैं क्या गंदा आदमी रहा हूँ, ये जो भाई हैं जानना चाहते थे। और कभी ऐसा कुछ हो सकता है क्या जिससे कि ये ठीक हो पाएंगे, उस चीज़ के लिए गाइडेंस जो इनका गाइड है उनसे ये प्राप्त करना चाहते थे। तो दोस्तों इन चीज़ों को लेकर के फिर इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया गया, और उसके माध्यम से जो इनके प्रश्न हैं उनके उत्तर भी ये भाई प्राप्त कर पाए थे। तो प्यारे दोस्तों, इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा इसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। इनका यूट्यूब के ऊपर यूज़र आईडी है मोहन काफले। मोहन जी, आपने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मोहन जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, और इनके इस जीवन से इनके पूर्व के जीवन का क्या कनेक्शन निकल कर के सामने आया, और कैसे इनके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो इनको प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, अपने पूर्व जीवन का जो पहला दृश्य ये देखते हैं, उसके अंदर ये ऐसा देखते हैं कि अभी दोपहर का समय है और ये खुले आसमान के नीचे कहीं पर खड़े हैं। जिस जगह पर ये खड़े हैं वहाँ पर ज़मीन कच्ची है,
और एक बहुत बड़ा मैदान जो है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड इनको नज़र आ रहा था। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये कौन सी जगह है, कैसा है। तो ये बताते हैं कि भाई मैं तो खुली जगह पे हूँ, मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा हूँ। और ये कहते हैं कि एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत खुली जगह है, लेकिन ये ना कोई फैसिलिटी है, यानी कि एक बहुत एक लंबे क्षेत्रफल में, कह रहे किलोमीटर्स के अंदर फैली हुई है ये जगह। और बहुत सारी हमारे पास यहाँ मशीनरी है, और कह रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर सेटअप है। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई सेटअप है किस चीज़ का, कोई कारखाना है क्या? तो बोलते हैं कि हाँ कारखाना है ना। तो कारखाना ही फील हो रहा है। हमने पूछा कारखाने में क्या बनता है? भाई किस चीज़ की फैक्ट्री है? भाई मोटरसाइकिल की हो सकती है, साइकिल की हो सकती है, गाड़ियों की फैक्ट्री हो सकती है ना, या कोई और मशीनरी की फैक्ट्री हो सकती है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई किस चीज़ का कारखाना है? तो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पर ना मिसाइल्स का काम होता है। मिसाइल्स का काम होता है। लाइक कौन सी मिसाइल्स? कह रहे मिसाइल्स वो जो युद्ध में इस्तेमाल होती हैं, तो मिसाइल्स जो गिराई जाती हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पे मिसाइल्स का काम होता है और मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये बताते हैं कि यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी टीम है, लगभग 300 से 400 लोग यहाँ पर काम करते हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तो ये कहते हैं कि मैं इनकी रिसर्च करने में हेल्प करता हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। तो 300 से 400 लोग कह रहे हैं सब लोग साइंटिस्ट हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपका थोड़ा एक और कैरेक्टर इनको बेसिकली वहाँ पे नज़र आ रहा होता है, वहाँ से इनको समझ में आया था। एक दूसरा कैरेक्टर पहले इनको जैसे एक साइंटिस्ट जिस प्रकार से उनकी जो पोशाक होती है वैसे इनको नज़र आया था। उससे हमने पूछा, इनसे हमने कहा कि उससे पूछो, तो उसने बोला कि वो भी साइंटिस्ट है, और उन्होंने बताया कि आप भी साइंटिस्ट हो। और ये खुद को जब देखते हैं तो एक गोरे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, यानी कि अ वाइट मैन। और इनसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है? तो ये कहते हैं कि मेरा नाम एलन है। जो लास्ट नेम जब हम पूछते हैं तो लास्ट नेम को ये ठीक से प्लेस नहीं कर पाते, लेकिन कहते हैं कि सब मुझे एलन करके बुला रहे हैं। लगभग 35 से 40 वर्ष ये कहते हैं कि भाई मेरी आयु है। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई फिर आप जैसे बम यहाँ पे मिसाइल्स बनती है, तो क्या यहाँ पे मतलब लॉन्च पैड है, आप लॉन्च करते हो मिसाइल्स को यहाँ से? तो कहते हैं नहीं, ये हम सिर्फ बनाते हैं और जो हायर लोग हैं वो गिराते हैं। हायर लोग कौन है? तो कहते हैं कि कोई फौज है और एक बहुत बड़े कोई व्यक्ति हैं, कोई फौजी हैं, उनके अंडर ये प्रोग्राम चल रहा है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लोग यहाँ से मिसाइल्स वगैरह लेकर के चले जाते हैं, और उनका काम है इन मिसाइल्स को दुश्मनों के ऊपर गिराना। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? तो ये कहते हैं कि अभी द वर्ल्ड इज एट वॉर फॉर द सेकेंड टाइम एंड वी हैव टू विन, है ना। तो ये कहते मतलब ये बताते हैं कि भी वर्ल्ड वॉर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका समय चल रहा है, उसके अंदर हैं। और ये खुद को एक अमेरिकन व्यक्ति के रूप में देख रहे होते हैं, गोरे हैं और ये अमेरिकन हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि जो सारे साइंटिस्ट्स हैं, मतलब आपका पद क्या है? आपने बोला 300-400 लोग, तो क्या आप बिल्कुल भाई निचले स्तर का काम करते हैं, कैसे करते हैं? तो ये कहते हैं कि मैं मतलब मिड लेवल मैनेजमेंट टाइप्स हूँ। कह रहे मेरे पास 20 एक लोग हैं, 20-22 लोग हैं जो मुझे रिपोर्ट भी करते हैं। वो मैं उनको मतलब वो मेरे साथ मतलब मेरी कह रहे मेरा एक स्पेसिफिक एनर्जी को उसके ऊपर कुछ रिसर्च करने का कह रहे मेरा काम है कि कितना जब बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा, क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं तो कि वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, मतलब ज़्यादा बड़ा विस्फोट हो। कह रहा मेरा इस पे मेरा जो है कुछ महारत है, जो भी रिएक्शन होता है उसके ऊपर कुछ ये करते हैं। तो ठीक है, तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप कौन सा बॉम्ब बना रहे हैं? तो जैसे हम इनसे पूछते हैं तो ये ना थोड़े घबरा जाते हैं सेशन के टाइम पे, और घबरा जाते हैं, और इनको अभी तक जो है एक प्राउड वाली फीलिंग इनके मन में चल रही थी कि भी मैं अपने देश की मदद कर रहा हूँ और मैं एक बहुत बड़ी टीम का पार्ट हूँ, वे डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, ये सब आया था। लेकिन हम इनसे पूछते हैं कि कौन सा बन रहा है, क्या है, थोड़ा कुछ बताओ। तो थोड़े घबरा जाते हैं, और फिर ये नाम लेते हैं हिरोशिमा का। कह रहे यहाँ पे वो बम बन रहा है
जो हिरोशिमा पे गिरा था, यानी कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहे थे। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपका डिज़ाइन है, मतलब आप मेन बंदे हो इसको कराने? तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, कह रहे टीम इन्वॉल्व है, पूरी टीम इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन ये कहती है वही फैसिलिटी है, वही जगह है ये जहां पे वो बॉम्ब बन रहा है जो आगे चल करके हिरोशिमा पे गिरेगा। और दोस्तों, जब इस प्रकार से याद आती है तो व्यक्ति क्या करता है, वो वाला दृश्य भी देख रहा होता है और वहीं के ही भविष्य के, क्योंकि एक्चुअली में तो पूरी चीज हो चुकी है, तो इनको वो है कि अभी जो बॉम्ब बन रहा है ये आगे चल करके गिरा था और इससे लाखों लोग मर गए थे। तो अचानक से जैसे जो इनकी टोन होती है वो एक्साइटिंग टोन से जो है एक डिप्रेसिंग टोन के अंदर बदल जाती है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप ये करना चाहते हो, ये काम ये करना चाहते हो? तो फिर ये कहते हैं कि मैं काम करना चाहता भी हूँ, नहीं भी हूँ, लेकिन ये कहते हैं मेन जो बात है, कह रहे मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं यही कर सकता हूँ, यही आता है मेरे को करना है, एनर्जी पे रिसर्च कर रहा हूँ मैं। तो हमने उनको कहा भाई एनर्जी पे रिसर्च कर रहे हो तो क्लीन एनर्जी दूसरों को देने का, इलेक्ट्रिसिटी, सब पे भी तो काम कर सकते थे आप। तो कहते हैं हाँ, लेकिन अब तो मैं यहाँ हूँ। और ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई व्यक्ति है, कोई जनरल है, उसका दबाव है और उस दबाव में काम करते हैं हम। ये कहते हैं कि मुझे दुख होता है और हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपको होता है बस और लोग खुश हैं? कह रहे नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। ये कहते हैं कि इट्स जस्ट नॉट मी बट ऑल ऑफ अस फील सैड अबाउट मेकिंग बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स। कह रहे हम सब दुखी खुद को फील करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वी मस्ट विद दिस वॉर। कह रहे हमारे को ये वॉर जीतनी है। मैं कुछ कह रहे मैं नहीं भी करना चाहता, लेकिन ये करना ज़रूरी भी है। हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे तो दुश्मन हमारे देश पे कब्जा कर लेगा। लेकिन ये कहते हैं कि हमारे बॉम्ब से जो लोग मरते हैं ना, उसका दुख तो है, मेरे को दुख तो है उस चीज़ का मुझे। फिर दोबारा ये बोलते हैं कि कह रहे और मेरे साथ तो ये है कि आई एम पार्ट ऑफ द टीम दैट इज मेकिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब, द एटम बम, ऐसा बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि बार बार मुझे यही फीलिंग आ रही है कि हमने जो बॉम्ब्स बनाए उससे लाखों लोग मर गए, लाखों लोग। हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिरा, कह रहे उसके बाद जब मैंने खबर पड़ी कि हमारा जो बॉम्ब है उसने क्या किया है, उससे क्या हुआ है, क्या मतलब क्या दृश्य था वो, लोग खड़े खड़े पिघल गए थे जब वो बॉम्ब जो है फटा था। तो ये कहते हैं कि वो मैंने जब न्यूज़ पढ़ी है ना, तो मैं ना सदमे में चला गया हूँ, और सदमे में चला गया हूँ। और फिर ये आगे देखते हैं कि भाई मैं सदमे में हूँ, और फिर ये कमरे के अंदर जाते हैं, एक स्टूल लेते हैं, एक रोप है, और रोप से फिर ये अपने आप को कहीं से ये लटका रहे हैं, और खुद को लटका करके ये ऐसा देखते हैं कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो जब इन्होंने सुसाइड किया तो फिर हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपका परिवार, और ये कह रहे नहीं मेरा कोई परिवार नहीं था, मैं कुंवारा हूँ, माता पिता मेरे गुजर चुके थे, मैं अकेला था इस दुनिया के अंदर। लेकिन अकेला था तो कुछ अच्छा करना था, शायद आगे परिवार बनाना था या कुछ ऐसा करना था जिससे दुनिया बेहतर बनती। लेकिन कह रहे मैंने तो जो महाविनाश है, ऐसी चीज़ जिसने लाखों लोगों को ख़त्म कर दिया है ना, और नेस्तो नाबूद कर दिया, कह रहे मैंने वो बनाया। तो कह रहे मुझे ना इसका धक्का लग गया, मुझे बहुत गहरा दुख हुआ जब मैंने हिरोशिमा के बारे में पढ़ा कि उस बॉम्ब का क्या इम्पैक्ट था। तो ये कहते हैं कि भी फिर जो है मैंने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, ये इनके पूर्व के जीवन का जो पूरा दृश्य है इन्होंने देखा था, लेकिन उसके अंदर इनके दिमाग पे तो कोई चोट नहीं आई थी। तो क्या हुआ कि भाई बुद्धि काम नहीं करती? हालांकि काफ़ी ऑब्वियस था। और कामुक विचार क्यों आते इतने ज़्यादा, है ना? तो ये जो प्रश्न हैं इनको कोरिलेट करने के लिए जैसा कि प्रोसेस होता है, इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजा गया, और फिर जो स्पिरिट गाइड है उन्होंने इनके जो प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको दिया, इनको दोनों लाइफ्स को कोरिलेट किया, और फिर जो अपना जो गाइड है उन्होंने बताया, और इनको क्या करना है आगे, ये भी जो इनके गाइड हैं उन्होंने इनको गाइडेंस दी।
तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि जब ये भाई अपने स्पिरिट गाइड के पास गए तो उनसे क्या प्रश्न पूछे गए और फिर इनके जो स्पिरिट गाइड हैं उनका क्या उत्तर इनको प्राप्त हुआ इनके प्रश्नों के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न जो है, हमने इनसे कहा कि आप अपने गाइड से पूछिए कि भाई मैंने जो कुछ भी किया वो अपने देश के लिए किया था, तो मतलब मेरी बुद्धि ऐसी क्यों है, मेरी बुद्धि क्यों नहीं चलती है। तो पहले दोस्तों इनके गाइड ने इनको कहा कि क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल करके बेगुनाह लोगों को इतना नुकसान पहुंचाया, इसलिए तुम उसकी सजा भुगत रहे हो। इनके गाइड ने कहा कि अच्छी बुद्धि का दुरुपयोग किया तो ये उसी का परिणाम है। फिर दोस्तों दूसरे और प्रश्न हमने पूछवाए, मतलब इनको पूछने के लिए कहा। दूसरा प्रश्न जो गाइड से फिर पूछा गया कि मेरे ऊपर तो प्रेशर था तभी बनाया बॉम्ब, व्हाट इज माई मिस्टेक, मेरी गलती क्या है। तो इसकी उत्तर में जो इनके गाइड हैं उन्होंने इनको जवाब दिया कि आपने पूरी तरह से देखा नहीं, आपकी पूरी सहमति थी, आपकी सहमति थी तभी आपको न्यूक्लियर बॉम्ब के प्रोग्राम में डाला गया था। तो गाइड ने इनको और फर्दर क्लैरिटी दी। गाइड ने कहा कि तुम्हें लग रहा है कि तुम दुखी थे, प्रेशर में थे। कह रहे प्रेशर तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम करना चाहते थे काम और तुम्हें पता था कि इससे क्या होगा, बाद में तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारी सहमति पूरी तरह से थी। और दूसरा गाइड ने ये बोला कि वहां पे जाकर के बाद में तुम्हारे ऊपर प्रेशर आया, लेकिन जब तुमने इस जॉब को सिलेक्ट किया था तब तुम्हें पता था कि तुम बॉम्ब्स यानी कि वेपन मैन्युफैक्चरिंग के डिवीजन के अंदर काम करोगे। कह रहे वो जो नौकरी है तुमने चुना उस नौकरी को, तो क्या तुम्हें पहले नहीं पता था। चलो बड़ा बॉम्ब एक अलग है, लेकिन छोटा बम भी तुम बनाओगे वो किसी ना किसी की जान तो लेगा ना। तो कहते हैं कि तुम्हें पता था कि तुम किस जॉब के अंदर जा रहे हो। और इनके गाइड ने इनको कहा कि कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा, कर्म तो तुमने ही किया है, वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। दोस्तों हमने फिर जो गाइड है उनसे पूछा कि भाई क्या अकेले यही इस कर्म को भुगत रहे हैं। तो दोस्तों इनके गाइड ने बताया कि हर कोई अपने हिस्से की सज़ा भुगत रहा है। जिन जिन लोगों ने भी ऐसे काम जो किए हैं वो सब जो है उस सज़ा को भुगत रहे हैं। मतलब नॉट जस्ट हिम बट जितनी भी टीम थी, और नॉट जस्ट इनकी टीम बट गिराने वाले लोग अपने अपने हिस्से का जो उनका हिसाब किताब बनता है उसके अनुसार सब लोग किसी ना किसी तरह की भोग रहे हैं। सब लोग इस प्रकार की व्याधियों से, कुछ लोग फिजिकली चैलेंज्ड है, बहुत सारे लोग मेंटली चैलेंज्ड हैं। ऐसा उन्होंने बताया कि सबके साथ ऐसा ही है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। अच्छा, फिर इनके गाइड से पूछा गया कि चलो जी ये तो ठीक है जी, फिर चलो बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया था तो भाई ये हो गया, तो मेरे को अब मान लो मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये मतलब मेरे को विकारी विचार क्यों आते हैं, मैं कामुक विचारों से इतना ज़्यादा क्यों ग्रसित हूँ। दोस्तों जैसे ही ये बात ये भाई बोलते हैं तो इनके गाइड इनको ऐसा दृश्य नज़र दिखाते हैं कि पूरा समय इनका जो दिमाग है उसके चारों ओर, उसके ऊपर जैसे जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है, और काले रंग का एक बहुत बड़ा कोई तूफान सा है, एक बहुत बड़ा बादल सा इनको नजर आता है। और उस बादल के अंदर बहुत सारे चेहरे हैं जो इमर्ज होते हैं फिर बादल में चले जाते हैं। जैसे जैसे हम वैसे भी रेगुलर बादलों को देखते नहीं दोस्तों, कोई कोई शेप हमारे को नजर आती हैं, उस बादलों के अंदर बहुत सारे लोगों को ये महसूस कर रहे होते हैं। तो इनको ये बात समझ में आती है कि जो ये इनके जो गाइड हैं इनको ये समझाते हैं कि भाई जिन लोग मरे हैं ना तुम्हारी वजह से, ये ना उन लोगों की ना भेजी हुई बद्दुआएं हैं और उनकी एनर्जी है। तो क्योंकि आप डायरेक्टली एक्शन के अंदर तो इन्वॉल्व थे नहीं, मतलब डायरेक्टली आप इन्वॉल्व नहीं थे,
इन्होंने खुद तो बॉम्ब नहीं गिराया ना, बनाया उन्होंने। तो गाइड ने कुछ ऐसा बताया कि ये जो धुआं है इसके अंदर ये जो चेहरे हैं ये लोगों की बद्दुआएं हैं। मतलब दोस्तों एक सेकंड पॉइंट यहाँ पे बीच में हम ला रहे हैं, इनके ऊपर प्रेत आत्माओं का प्रभाव नहीं है, लेकिन उनके जो दुख हैं, लाखों लोगों के जो दुख हैं, उसकी शक्ति का प्रभाव इतना ज्यादा है कि एक उसी शक्ति ने इनकी बुद्धि को बंद कर दिया है और इनको इनके मार्ग से भटका करके रखने के लिए वो जो एनर्जी है वो इनको इनको डाउन करती है वो एनर्जी। और दोस्तों जितना ज़्यादा हम डाउन जाते हैं, है ना, उतना ज़्यादा हमारे अंदर विकारी प्रवृत्तियाँ, मतलब जैसे आपने देखा होगा वैसे भी कुछ लोग होते हैं काम वासना बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा होती है उतना कम उसका जो दिमाग होता है उस व्यक्ति का, उसकी क्वालिटी होती है। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंटेलिजेंस, मतलब विजडम के स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो अच्छे डिसीजंस नहीं लेते हैं वो, मतलब गलत काम करने वाले थोड़ा उस दिशा के अंदर ज़्यादा होते हैं, बुद्धि चलती नहीं है, सही काम आप करने की कोशिश करोगे होता नहीं है। तो कह रहे ये जो उनकी बद्दुआएं हैं ये तुम्हें कोई भी सही काम करने ही नहीं देना चाहती, इसलिए ये तुम्हारी बुद्धि को जो सबसे निचले स्तर की चीज़ है उसके अंदर डाल करके रखती हैं। तो इनका प्रभाव है तुम्हारे ऊपर, इन बद्दुआओं का प्रभाव है तुम्हारे ऊपर कि तुम, क्योंकि इन विचारों की वजह से तुम पढ़ नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं बनोगे। तो ये बद्दुआएं हैं, इन्होंने जो है तुम्हारे को, उसी की वजह से ही तुम्हारे को जो है ये विचार आते हैं। अच्छा, तो ये जो फिर दोस्तों यहाँ पे फिर वो वाली बात भी होती है कि एक ये वाली बात भी समझ में आ जाती है कि जो एनर्जी को लेकर के इनको जो एनर्जी को लेकर के जो इनको दोस्तों ये एक फैसिनेशन सा जो है वो इसीलिए है क्योंकि एनर्जी के लाइफ के अंदर जो है इन्होंने काम किया है ना। तो ओह सॉरी, तो रियली सॉरी दोस्तों, थोड़ा वो नोट्स के अंदर थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए थोड़ा ये बीच में ब्रेक सा ले लिया। सो तो यही है दोस्तों कि ये एनर्जी के लेवल पे बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट किया गया। अच्छा, फिर दोस्तों इनके जो गाइड हैं उनसे पूछा गया कि जो इनकी जो मेरी स्थिति है, इन्होंने पूछा हमने कि इनकी स्थिति क्या ठीक हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि स्थिति ठीक नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना पाप हुआ है और जितनी आत्माओं के साथ पाप हुआ है, और गाइड ने यह भी बताया कि वो जिन लोगों के साथ हुआ है वो कितनी आत्माएं हैं जिन्होंने आज तक जन्म नहीं लिया है। एक बहुत बड़ा, एक जैसे वो होता है ना कि वो अभी भी पेन और एगनी को वो आत्माएं फील कर रही हैं। और वहाँ पे दोस्तों, वहाँ का देखो हिरोशिमा नागासाकी में जहाँ पे बॉम्ब्स गिरे थे, वहाँ पे ये भी है कि आज भी जो लोग हैं वो डिसेबल्ड पैदा होते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उसका वो जो इम्पैक्ट है वो रेडिएशन का इम्पैक्ट है, वहाँ की जनरेशन्स ख़राब हो गई आगे की ना, तो ऐसा हो गया वहाँ के लोगों के साथ। तो कह रहे कि दुख बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोगों को है, बहुत बड़ा आपने वो किया था। तो कह रहे वो ना इतने बड़े लेवल पे और इतने सारे उसके साथ है, तो कह रहे आप ठीक तो नहीं हो सकते हो, लेकिन जितना प्रायश्चित कर सको उतना प्रायश्चित करना चाहिए। तो इनके गाइड ने ये बताया कि आपको कुछ भी आए, कुछ भी है, तो आपको तो पूरा उनको गाइड किया कि आपको तपस्या करने की आवश्यकता है, और तपस्या का जो सारा बल है वो आपको उन आत्माओं को दान देना है। जैसे जब हम साधना करते हैं दोस्तों, शांति की बहुत शक्ति प्राप्त होती है, परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं तो वो शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, तो बहुत बहुत शक्ति आती है। तो इनके गाइड ने इनको ये एडवाइस किया कि जो शक्ति आप अर्जित करें, इनफैक्ट होना ऐसा चाहिए कि अपने लिए आप साधना करेंगे ही नहीं, इन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए आप ये साधना करेंगे, क्योंकि वो बेचारी आज तक जन्म तक नहीं ले पा रही हैं। मतलब एक बहुत ही, सब नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ सोल्स हैं, उसमें से वो जन्म नहीं ले पाए हैं। तो उनकी शांति के लिए, उनकी यात्रा पे आगे उनको बढ़ाने के लिए आपको जो है साधना करने की आवश्यकता है। आप ऐसा करेंगे तो थोड़ी उनकी उग्रता कम हो जाएगी, लेकिन ये जो इनकी परिस्थिति है वो ठीक नहीं होगी। बट
गाइड ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाए, कि आगे की जो जीवन है उसमें आपके साथ ना चले, आप ये शराब मुक्त हो जाओ एक प्रकार से, तो ये कहते हैं आपको करनी पड़ेगी उनके लिए साधना। दूसरा दोस्तों, एक विशेष अभ्यास होता है प्रभाव जो काट देता है हटाने वाला, जो हम रेकमेंड करते हैं। हमने भाई को रेकमेंड किया कि भाई देखो ऐसा है, आपके साथ तो ऐसा है, दिन रात आप तो साधना में ही रहा करो, जैसे गाइड ने भी बताया। तो इनको वो अभ्यास हमने जो है 21 बार करने के लिए कहा। जितनी बार दोस्तों वो अभ्यास किया जाता है उतनी बार जो है दिमाग के जो हमारे जो बंधन होते हैं बुद्धि पे, वो कट जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो आइडियली हम सबको 7 बार 8 बार करने का रिकमेंडेशन देते हैं, जिनके ऊपर प्रभाव होता है उनके ऊपर भी। लेकिन इनके लिए पता नहीं क्यों हमारे को लगा कि भाई आपको तो 21 बार करना पड़ेगा दिन में। और कब तक करना पड़ेगा? जब तक सांसें चलती हैं, रोज़ करो। ये भी अभ्यास करो और उन सभी आत्माओं की शांति के लिए आप तपस्या करो, क्षमा योग करो। तो ये जो है फिर इनको जो है एडवाइस मिला स्पिरिचुअल गाइड से। तो दोस्तों ये इन भाई का केस था। तो देखिए कैसा होता है कि हमारे को कभी कभी किसी माता पिता के घर में बच्चा ऐसा हो जाता है, पैदा हो जाता है, जो बच्चा उतना ज़्यादा है ना दिमागी तौर पे उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है दूसरों की तरह, तो हम कितना दुख समझते हैं इस चीज़ को कि भाई हमारे बच्चे के साथ कितना गलत हो रहा है ना। और ये भाई जब अपनी परिस्थिति बता रहे थे तो हमारे को भी यही लग रहा था। तो बाद में भी अब हमारा काम किसी के साथ घृणा करने का नहीं है, हिसाब किताब है आत्माओं का। और भाई जैसे होता है कहाँ से कहाँ एक गलत डिसीजन हमारे को कहाँ से कहाँ ले जाता है। लेकिन आप सोचें कि एक जीवन के अंदर बस एक ऐसा व्यक्ति होना जो डिसोरिएंट हो जाता है, लेकिन खा सकता है, पी सकता है, सब कुछ ठीक है, फिर भी चल रहा है। एटलीस्ट घर के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि भाई माता पिता तो कमाते हैं, तो रोटी की चिंता नहीं है, सर पे छत है। ये हमारे को इतनी बड़ी लग रही है। आप सोचो उनका क्या, उन लाखों आत्माओं का जिन्होंने एक सेकंड में अपना सारा जीवन, अपनी सारी दुनिया को खो दिया, जो उस ब्लास्ट के अंदर मारे गए, या जो दूसरी मिसाइल्स भी हैं। तो निर्दोष लोगों की जो वो जो प्राण गए, तो उसके मुकाबले जो भाई झेल रहे हैं। हालांकि हम दोबारा बोलते हैं भाई से ऐसा कुछ हमारे मन में कोई नेगेटिव भाव नहीं है, भाई उन आत्माओं का हिसाब किताब है तो पूरा कर रही हैं आपस में। लेकिन जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं तो हमारे को बहुत बार ऐसा समझ में आता है कि भाई ठीक है आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन जो कर्मा है ना वो घूम फिर करके हमारे पास आता है। कुछ भी अनफेयर नहीं है, अच्छा नहीं है भले, लेकिन अनफेयर तो नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो हो फेयरली रहा है, फेयर है, वो होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का ये सेशन है इसको फिर आज हम संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इन वीडियोस को देखने के लिए। आशा करते हैं जो ये केस हमने प्रस्तुत किया आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्या पसंद आया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।